नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। मैं आपका स्वागत करती हूँ हिंदी की संपदा चैनल पर। आज हम रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ को पढ़ेंगे। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल की फोटो लगी हुई है। क्योंकि चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से निश्चित ही कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आता है। हिंदी का कोई भी प्रतियोगी इस पुस्तक की अवहेलना नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं आता है। जब तक हम इस प्रश्न का गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे, इस प्रश्नों के सारे उत्तर सही नहीं कर सकते हैं। समय के अभाव में क्या होता है कि हम अपनी पुस्तक को पढ़ नहीं पाते हैं, पूरे डिटेल से नहीं पढ़ पाते हैं, बस सतही तौर पर पढ़ करके छोड़ देते हैं। और जब इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादातर प्रश्न कथन से संबंधित आते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है, बच्चन सिंह का है, या नगेंद्र का है, या फिर गणपति चंद्र शुक्ल का है, गणपति चंद्र गुप्त का है। इसलिए यहाँ पे पहले हम एक एक करके सभी हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से अध्ययन शुरू करेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा आपके काम को आसान कर देती हूँ। आप मेरे साथ साथ इस बुक की पूरी रीडिंग लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे का शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप शुक्ल जी की फोटो देख रहे हैं। ये इनका रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास बुक है। ये बुक मैंने यहाँ से जयपुर से खरीदी थी। ये 2012 का संस्करण है। आपके पास जो भी संस्करण हो उससे आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। इन्होंने भूमिका से पहले कुछ संस्करण के बारे में कुछ बातें कही है। पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ भी आजकल प्रश्न भूमिका से भी बहुत बनते हैं, इसलिए हम इन सब चीज़ों को अवहेलना नहीं कर सकते। हमें इन सब चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे 1879 में डॉक्टर, अब सर लगाया जाता है उनके नाम के आगे, डॉक्टर सर ग्रेसन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। यहाँ पे हम इन शब्दों को अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिख देते हैं और पूछते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है। सबसे बड़ा प्रश्न यही बनता है, कविवृत्त संग्रह किसने कहा है। काशी की नागरिक विचारणी सभा का ध्यान आरंभ से ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेकों भाग में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसे सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया। यहाँ ये प्रश्न बनता है कि काशी जो नागरिक विचारणी सभा है उसने पुस्तकों के खोज का कार्य कब प्रारंभ किया था। तो सन 1900 से लेकर के 1911 तक। सन 1911 तक की खोज में अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं श्रीयुक्त पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है, 3 भागों में प्रकाशित किया था। तो मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग थे उस समय? 3 भाग थे। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलागत इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सब में सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन पड़ता है। 700-800 वर्षों के संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी। ऐसे निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता है। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल काल ग्रंथ से गुथी हुई उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना
और यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किस वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे हम इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इतिहास खंडों में आंख मूंद कर बांट देना और यह न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। यहाँ ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथकार का है, इतिहास ग्रंथकार का। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों के लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य के विकास देने की स्थिर किया गया, अतः एक नियत समय के भीतर यह इतिहास लेकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने की जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो अधिक अवधि के भीतर इकट्ठी न हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया उसके थोड़े से उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाजन को लीजिए। इस काल विभाजन के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है। वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप अनुसार किया गया है। इस प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण भी बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें, वह परिणामों में प्रथम के बराबर न होगी। यह नहीं कि सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न हो। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं, तो जिस ढंग की रचनाओं की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कहीं जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं। तो यह तो पहली बात हुई। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे दूसरी ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें इधर उधर कोने में पड़ी मिल जाए। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश है कि इन दोनों बातों को मिलाकर एक और ध्यान रखना, काल विभाजन का नामकरण किया गया है। आदिकाल का मैंने वीर गाथा काल रखा। ये आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश और देश भाषा यानी कि बोलचाल की। आदिकाल का नाम शुक्ल जी ने वीर गाथा काल क्यों रखा, इसके बारे में इन्होंने बताया है, क्योंकि उस काल में 2 तरह की भाषाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी पुस्तकें हैं जो साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं। ये बात भी इम्पोर्टेंट है। जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी पुस्तकें हैं जो साहित्य की कोटि में नहीं आते। प्रश्न यहाँ ये बनता है कि शुक्ल जी ने किन पुस्तकों को साहित्य की कोटि में नहीं माना है। तो जैन के धर्म तत्व निरूपण संबंधी पुस्तकों को उन्होंने साहित्य की कोटि में नहीं माना है, और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। देसी भाषा काव्य की 8 पुस्तकें हैं, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंगल चंद्रिका, परमाल रासो। आल्हा का मूल रूप है, खुसरो की पहेलियां आदि और विद्यापति पदावली। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी ने किन 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल रखा था। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि शुक्ल जी ने किन 4 पुस्तकों को साहित्यिक पुस्तकें माना है और किन पुस्तकों को उन्होंने देशी भाषा की पुस्तकें माना है। यहाँ इनमें से कोई भी एक ऑप्शन बदल करके पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल को लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 बीसलदेव रासो को छोड़कर से सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं, अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथा काल की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की
और नामावली दी है। यानी कि आदिकाल शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों का नाम दिया है, उन ग्रंथों के अलावा मिश्र बंधुओं ने इनको भी शामिल किया है। भगवत गीता, वृद्धनवकार, वर्तमाला, संवत्सार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रासा, रेवंतगिरी रासा, नेमिनाथ चौपाई, उपदेश माला यानी कि उपदेश माला। इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसे कि इस भाषा की दृष्टि से स्पष्ट है। तही दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाम। शुक्ल जी की पुस्तक से में ये पंक्ति दी हुई है, तो पूछा जा सकता है कि ये जो पंक्ति आई है वो कहाँ से प्राप्त की गई है, किस पुस्तक की है। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों को दिख देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बैसवारी समझते हैं, जो भाव को थॉट और विचारों को फीलिंग कहते हैं, यदि वे उद्धत पदों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुस्तक की संवत सूची पंक्ति के गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहस्रों सौ संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें, उनमें 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है। 2, 7, 9 और 10 ये 2, 7, 9 और 10 इनमें जैन धर्म के तत्वों का निरूपण किया गया है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं, जो साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। नंबर 6 योग की पुस्तक है। अनन्य योग, ये योग की पुस्तक है। नंबर 3 और 4 केवल नोटिस मात्र है, उनमें विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव, एक में नंद के ज्योनार का वर्णन है तो दूसरे में गुजरात के ऐरावत पर्वत का। इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने तो 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का ही उल्लेख किया है। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई है, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जो भक्ति काल के भीतर तो 2 काव्य धाराएं निर्गुण धारा और सगुण धारा की गई है। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई है। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, सूफी शाखा, सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग से नहीं की गई है, उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषता भी अच्छी तरह से दिखाई गई है, जो देखते ही ध्यान में भी आ जाएगी। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली है, उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला है। रचना के स्वरूप आदि को कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता है। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे, तब तक इस प्रकार के विभागों का कोई अर्थ नहीं होगा। इस प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पे होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले ये दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों के सामान्य रूप से पाया जाता है या नहीं। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चल के शायद विभागों का कोई आधार मिल जाए, पर मुझे अभी तक नहीं मिला है। रीतिकाल के संबंध में 2 बातें और कहनी है। इस काल के कवियों का परिचयात्मक व्रतों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना है, ना कि कवि कीर्तन करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से ये इनका स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना है, ना कि कवि कीर्तन करना। ये अक्सर पूछा जाता है। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिस्टर बंधु विनोद से लिए हैं। कहीं कुछ कवियों का विवरणों को मैंने परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर, दीनदयाल गिरी, राम सहाय या श्री गोविंद के विवरण में। यदि कुछ
कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि का किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ है तो इसमें मेरी बड़ी कोई उद्देश्य हानि नहीं हुई है। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं उतने भी जरूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। रीतिकाल या किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए ही हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी तो क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती है। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ता है पर केवल विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया जाए यह आवश्यक है। उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को रसबाधक कहा है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है उनको आरंभ तक लाकर उनमें आगे की प्रवृत्तियों को सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख कर के छोड़ देने का विचार था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बड़ा मोल लेने जैसा ही जान पड़ता था। पर जी न माना, वर्तमान सहयोगियों तथा उनके अमूल्य कृतियों का उल्लेख का थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न प्रभावशाली लेखकों और कवियों का नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों को विशेष रूप से परिचय महानुभावों से क्षमा प्रार्थना है। जैसे पहले ही कहा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है। इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। कवियों और लेखकों का नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है, इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इसके आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में जनवरी महीने में निकल चुका है। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से 1929 में जनवरी महीने में निकल जा चुका है। यहाँ पे प्रश्न बनता है विशेष रूप से इस महीने को लेकर के, यहाँ जनवरी की जगह जून भी दे सकता है, जुलाई भी दे सकता है, तो आप लोग इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई है, विशेषता आदि और अंत में। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ली गई है, क्योंकि वे सदा भाष्य काव्य के अंतर्गत ही माने जाते हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित संस्कृति में कई अवसर भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है। अपभ्रंश में जैसे कुमार पालचरित, शारंगर कृत हमेरासों का पता नहीं, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत से ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण में मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद शारंगर के प्रसिद्ध हमेरासों के हैं। यहाँ पे ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। प्राकृत पिंगल सूत्र को जब शुक्ल जी रीडिंग कर रहे थे, इसको पढ़ रहे थे, तब यहाँ पे इनको हमेरासों के युद्ध के कुछ छंद उदाहरण के रूप में मिल गए थे। हमेरासों को एक अलग से पुस्तक नहीं है, प्राकृत पिंगल सूत्र में ही इनको कुछ छंद मिले थे, उसी से हमेरासों की कल्पना की गई है। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल के कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, उसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठाक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए, वे धोखा में न रह करके स्वतंत्र विचार का समर्थक हों। मिश्र बंधुओं का प्राकंड कवि संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथों से ही विवरण दिए हैं। यहाँ ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। प्रश्न ये बनता है कि शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। यहाँ पे परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है मिश्र बंधुओं को। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल पर आने पर उलटनी पड़ती है। राय साहब, बाबूश्याम सुंदर दास, बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुक्त पंडित रामरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी,
वियोगी हरि जी के ब्रज माधुरी सार से भी मुझे बहुत सामग्री मिली है, अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उसमें मेरे पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक के काम आए, वरना आज तक मैं उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है और न देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को वे आजकल एक बदमाशी समझते हैं। इस कार्य में मुझसे जो भूलें हुई हैं उनमें उनके सुधार की, जो त्रुटियां रह गई उनकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े उन्हें क्षमा की पूरी आशा करके मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। यहाँ पे इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन पुस्तकों को जिन जिन का सहयोग मिश्र शुक्ल जी ने लिया है उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल प्रश्न बहुत डीप आते हैं और पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अपने इतिहास ग्रंथ में शुक्ल जी ने किसका सहयोग नहीं लिया है। उनके पुराने मित्र का नाम भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, पंडित केदारनाथ पाठक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।